नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की हम बात करेंगे। वजूद की लड़ाई, कठिन चढ़ाई की हम बात करेंगे। तो मंथन में आज हम बात करेंगे वजूद की लड़ाई, कठिन चढ़ाई। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 के शुरुआती महीनों में हो सकते हैं। इन तैयारियों के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस समय अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट साबित हुई है और गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली। आपको बता दें कि हम चुनाव नतीजों से उत्साहित दोनों दल जो है गठबंधन जारी रखने की मंशा को जाहिर कर रहे थे, लेकिन दिल्ली और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के स्टैंड से भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन यूपी चुनाव 2027 में भी जारी रहेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। इंडिया गठबंधन रहेगा और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सपा, बसपा, कांग्रेस चाहे साथ लड़ें या अलग अलग, कमल खिला था, फिर खिलेगा। भाजपा 2027 में 2017 को दोहराएगी, फिर एक बार 300 पार भाजपा करेगी। न दंगा, न माफिया राज, न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। वहीं आपको बता दें कि राजनीति में फैसले रातों रात नहीं होते हैं। खासकर गठबंधन के गुणा गणित, मोल तोल, नफा नुकसान के आकलन और लंबी कवायद के बाद ही राजनीतिक पार्टियां गठबंधन को लेकर फैसला लेती हैं। अखिलेश यादव की राजनीति का सेंटर पॉइंट यूपी है और वह खुद भी ये कई बार कह चुके हैं कि 2019 के आम चुनाव में जब सपा और बसपा साथ आए थे तब भी अखिलेश ने मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी। अब अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक तरफा ऐलान कर दिया है, तो इसके खास मायने हैं। तो अब गठबंधन का ऐलान अखिलेश यादव के द्वारा कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। पीडीए जो है, पीडीए वो हर मंच से पीडीए की बात करते हैं। तो इस राजनीतिक संतुलन गुणा गणित को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ खास मेहमान कुछ ही देर में जुड़ने वाले भी हैं। फिलहाल हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतहर नईम, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सैयद मोहम्मद तकी, आप प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सच्चिदानंद पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। उपाध्याय जी, 2027 में होने वाले जो आम चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव की जो गुणा गणित है वो अभी से पैतरेबाजी और गुणा गणित लगना शुरू हो गया है। बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा
खास तौर पर यूपी की लड़ाई को लेकर, क्योंकि यूपी स्टेट काफी बड़ा स्टेट है, यहां से 80 लोकसभा सीटें हैं, सभी के लिए ये स्टेट जो है वो मायने रखता है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी ये जो स्टेट है वो मायने रखता है। चंद्रिका प्रसाद जी शायद हमें ठीक है चंद्रिका प्रसाद जी, अभी हमें उनका फ्रेम नहीं मिल पा रहा है ठीक से। हम फिलहाल अतहर नईम जी के पास आते हैं, कांग्रेस नेता है अतहर नईम जी, आपके पास आते हैं। 2027 का चुनाव अभी काफी दूर है, लगभग अभी 1.5 साल से ज्यादा का समय है। हरियाणा का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में गठबंधन की जो बात थी वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया, हरियाणा में भी गठबंधन नहीं देखने को मिला, और कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल थे उसमें खींचतान देखने को मिली। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और होते, दिल्ली में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ही सही लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन रहेगा। क्या कांग्रेस भी ऐसा ही चाहेगी 2027 के बाद 2029, और ये गठबंधन तब तक रहेगा या नहीं रहेगा? अखिलेश यादव ने तो अपनी बॉल आपके पाले में डाल दी है, आप क्या कहेंगे? सबका सादर अभिवादन करता हूं जी। जहां तक अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री सपा नेता अखिलेश यादव के वक्तव्य की बात की जी, ऐसा कोई भी वक्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ आए, उसका हृदय से स्वागत करता हूं। दूसरी बात कि हरियाणा में क्या हुआ, कैसे हुआ, बीती ताई विसार दे के रास्ते पे चलने वाला विचार होता है हमारा जी। अगर पीछे नहीं हो सका कुछ सही ढंग से चुनाव का संचालन, तो भविष्य में हम आशा रखते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उत्तर प्रदेश में परास्त करेंगे, हराएंगे। ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की रीत और नीति है जी। लेकिन अतहर नईम जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अभी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आने के बाद दोनों दलों में जो आत्मविश्वास है कि भाजपा को हराया जा सकता है या भाजपा को डिफीट दिया जा सकता है, काफी सीटें लाई जा सकती हैं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और जो चुनावी गणित जो उस समय लगाया गया, चाहे जातिगत हो, गठबंधन को लेकर हो, सीटों के बंटवारे को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा, सपा के पक्ष में रहा, कांग्रेस के पक्ष में रहा। इसी वजह से इस गठबंधन को, क्योंकि अदर स्टेट में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश में सफल रहा, इसलिए इसको आगे भी जारी रखने की बात कही जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम छल छदम, तमाम सब कुछ हथकंडे जिसके लिए वो ख्याति लब्ध है, कुख्यात है कहना चाहिए, सब कुछ अपनाया था, तब भी वो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे। और 2025 के बाद सीधे 26 में चुनाव की बेला आ जाएगी। 1.5 साल का समय मानता हूं मैं। 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की बयार बहेगी जी, और हम इंडिया गठबंधन के सारे लोग या जो और नए दल इसमें आएंगे, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर करेंगे। ऐसा हम सबका मत है, हम सबका प्रयास है और इसमें सफल है। हमारे मतदाता भी यही चाहते हैं। ठीक है चंद्रिका प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रिका प्रसाद जी, हम आपके पास आते हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, अखिलेश यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैटिंग शुरू कर दी है। 2027 की फुल प्रूफ तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं। गठबंधन को लेकर उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो गठबंधन है वो 2027 के चुनाव में रहेगा। इसके अलावा जातिगत जो समीकरण है वो अखिलेश यादव
साधते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए तो यही है उनका, तो वो भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। दूसरी तरफ मौजूदा समय में जिस तरीके से एक ठाकुरवाद की वो बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर पीडीए को वो फोकस कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तय है कि 2027 की पिच जो है वो अखिलेश यादव उसकी तैयारी कर रहे हैं और उस पर बैटिंग भी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है। और बड़े बड़े जो सवाल वो उनके द्वारा छोड़े जा रहे हैं वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़े कर रहे हैं, जिस प्रकार वो पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सच्चिदानंद जी, माफ कीजिएगा, चंद्रिका जी, चंद्रिका हाँ, जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सभी जितने भी डिबेट में हमारे बंधु शामिल हैं सबको मेरा नमस्कार जी, श्रोताओं को भी नमस्कार। आप जो बात कह रहे हैं मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था जी। ये सपा का और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी विधानसभा में हो चुका है और वो लड़के देख भी चुके हैं। आप दिल्ली की बात कर रहे थे, अगर दिल्ली में हो जाता तो ऐसा होता। दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में नहीं, मैं नहीं कह रहा था, ये चुनावी पंडित कह रहे थे कि नतीजे हो सकता कुछ और हो सकते थे। नहीं, चुनावी पंडित कहते हैं को अपना कहने दीजिए जी। लेकिन मैं जानता हूं कि जनता के मन में जो चीज होती है, जो लहर होती है, वही होता है। यहाँ एक बार सपा बसपा मिलकर लड़ चुके हैं, एक बार कांग्रेस और सपा भी मिलकर लड़ चुके हैं। इस बार जरूर कांग्रेस और सपा को सीटें ज्यादा मिल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखें उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत हुई और आगे भी जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी का काम है कानून व्यवस्था में, लोक कल्याण में और स्थापना के मद में और तमाम जो रोजगार इत्यादि के मुद्दे हैं, सारे मुद्दों में योगी जी का अनुकरण देश के अन्य राज्यों में भी लोग करते हैं, जनता चर्चा करती है। योगी जी की मैं समझता हूं कि उनके नाम पर ही चुनाव होगा और बाकी गठबंधन वगैरह सब राजनीतिक दल करते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और योगी जी फिर भी बम्पर बहुमत से जीत कर आएंगे। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आपका सबका साथ सबके विकास पर पीडीए काफी भारी पड़ने जा रहा है, आपको उससे खतरा नजर आ रहा है? अखिलेश जी तो अपनी बात कहेंगे ना, तो कहने दीजिए। मैं भी तो कह रहा हूं आपसे कि इनका कहीं पता नहीं लगेगा। कई बार लड़ चुके हैं। एक पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुछ सीटें घट गई हैं, इनकी कुछ बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत आपने देखा कि उपचुनाव हुए, उसमें कहाँ चला गया, क्या परिणाम आया। तो ठीक है, उनको कहने दीजिए जो कहते हैं, लेकिन मैं भी आपसे कह रहा हूँ महाराज जी की एक तरफा जीत होगी और हमारे साथ पिछली बार जो ओम प्रकाश राजभर जी लोग चले गए थे वो सब भी लौट करके आ गए हैं, तो हमारा सामाजिक समीकरण से ज्यादा मजबूत। ठीक है, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आम आदमी पार्टी को अगर देखा जाए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अभी कल ही डिसीजन लिया है पार्टी ने कि दिल्ली में मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली। आप अपने आप को कहां पाते हैं? आगामी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां पर आप कहां अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? क्योंकि दिल्ली हार के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आई है। जो हार के डर की वजह से आपने दिल्ली में यह निर्णय लिया है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में यह निर्णय लिया गया है, पार्टी में जो पहले से टूट हुई और भी जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, विधायक हों, पार्षद हों या अन्य राज्यसभा सांसद हों, वो बीजेपी में ना चले जाएं, इसकी वजह से यह फैसला लिया गया हो। खैर जो भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां स्टैंड करती है आने वाले समय में कई स्टेटों के चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में चुनाव हारी नहीं गई है, उसको चुनाव हराया गया है और जो बीजेपी के लोग उनको जिताया गया है, जिस तरह से गड़बड़ियां भारी की गई है चुनाव आयोग की मिली भगत के द्वारा दिल्ली में, वो सबके सामने परिणाम आ गया। जो मतकथा हरियाणा में, महाराष्ट्र में बताई गई थी वही दिल्ली की गई और उसी की तैयारी पश्चिम बंगाल में करने की भी है। बीजेपी वहां चुनाव जीती नहीं है, चुनाव उसको जिताया गया। चुनाव 2% का ही मार्जिन था। आपने देखा कैसे वहां पे गड़बड़ियां की गई हैं। लगातार आदमी पार्टी ने इस पर रिपोर्ट किया इस बात को कि चुनाव आयोग के संज्ञान में जाने के बाद भी जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां की गई है और जो वोटर काटे गए हैं, उसके बाद ही ये परिणाम आया है। और अरविंद केजरीवाल की करेंसी से 46,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए और जो वोटियों में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। बीजेपी ने वहां कब्जा करके रखा और चुनाव आयोग के को बताने के बाद भी उन्होंने इसका संज्ञान नहीं किया। तो बीजेपी चुनाव जो है सिर्फ बेईमानी के दम पे जीत सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने
मेयर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया दिल्ली में, क्योंकि पता था कि वहां पे बेईमानी होगी, लोकतंत्र की बदनामी होगी, पूरी दुनिया देखेगी बीजेपी कितने कैसे कैमरे के सामने चंडीगढ़ की तरह बेईमानी कर रही है। तो देश को लोक लाज को बचाने के लिए, देश को बदनामी से बचाने के लिए देखिए मोहम्मद तकी साहब, पीडीए का आप हिस्सा रहे, पीडीए के जो ढोल पीडीए का बज रहा था उसमें आप भी बराबर के सहयोगी रहे, लेकिन दिल्ली में आपने न तो कांग्रेस को वो तवज्जो दिया, ना कांग्रेस ने आपको तवज्जो दिया। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुलकर आपका प्रचार करने वहां जगह जगह अलग अलग विधानसभा सीटों में गए, अब जब 2027 की अगर हम जब बात करेंगे तो पीडीए इंडिया गठबंधन की जब हम बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन में 2027 में चुनाव जो होने वाला है वहां आपको शामिल किया जाएगा। आप शामिल हैं या नहीं हैं, कि या जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है आपको गठबंधन का हिस्सा तो माना जाएगा लेकिन ना तो सीटें दी जाएंगी और ना तो आपको वो सम्मान मिलेगा, ऐसा वहां भी होगा क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी आम जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, उसके हित की लड़ाई लड़ रही है, और हमें अपना सम्मान से ज्यादा सम्मान देश जनता का जरूरी है, न्यायपालिका का जरूरी है, और चुनाव आयोग का जरूरी। जो बीजेपी हर एक का मान सम्मान छेड़छाड़ कर रही है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट छोटा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। गठबंधन में आप कहां अपने आप को पाते हैं? बीजेपी गठबंधन की इस समय बयार चल रही है, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों का दामन पकड़ रही हैं, आप अपने आप को कहां पाते हैं? आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिला, 2 राज्यों में आपकी सरकार थी, फिलहाल अभी एक राज्य में है, कुछ राज्यों में आपने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली हार के बाद आम आदमी पार्टी को वो तवज्जो अन्य पार्टियां देंगी, गठबंधन में शामिल करेंगी, या आपको अपना अलग रास्ता आप बनाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, जो भी देश जनता के हित में सबसे सर्वोपरि होगा वो काम करेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और उन दलों के साथ रहेंगे जो बीजेपी को मजबूती साथ हरा सकती है। तो इस वक्त देश को एक ऐसी पार्टी से निजात दिलाना जरूरत है जो ना सम्मान कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, न सम्मान कर रही लोकतंत्र का, न सम्मान कर रही संविधान का, न सम्मान कर रही संसद भवन का, न सम्मान कर रही है संस्थाओं का, चुनाव आयोग का। सबको वो कठपुतली बना देना चाहती है, और बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम 100 साल के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो आने वाले 100 साल तक बीजेपी देश को गुलाम बना कर रखना चाहती है, और लोगों को दबा कर रखना चाहती है, और लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती, उनको शिक्षा देना चाहता है कि लोग सवाल ना पूछ पाए। तो अगले वाले 100 साल बीजेपी देश को गुलामी की तरफ लेके जा रही है, अधिकार की तरफ लेके जा रही है। उससे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और किसी हद तक करने को तैयार है। दिल्ली की जनता ने लेकिन आपको नहीं सुना ये सब जो आप कह रहे हैं कि 100 साल गुलामी। दिल्ली की जनता को वोट देने का मौका ही खा दिया गया। दिल्ली जनता का नाम काट देगा वोटर लिस्ट से। दिल्ली जनता वोट खा डाले आप भाई। ठीक है, दिल्ली जनता 2% वोट कम मिले, हमारे 47,000 वोटर के नाम काट दिए, तो दिल्ली जनता वोट खा दे पाई। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं उनको बीजेपी वोट ही देने जा रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। तो बुरी बात है। ठीक है, सीतारमण जी के पति ने कहा है कि बीजेपी जो है 80 सीटें ज्यादा जिताई चुनाव आयोग ने। अब जो चुनाव हुआ था संसद भवन का, अरे आप ठीक है, जनता लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, लेकिन ये अहम पाल लेना कि इस जन्म में कोई को हरा नहीं सकता। इसको आप इस तथ्य को भी स्वीकार करिए कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी हमें नहीं हरा सकते हैं, आप नहीं हरा सकते हैं, वो नहीं हरा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। कोई किसी को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा ये जनता तय करेगी। ये तो हो ही गया, खैर विषयांतर हो जाएगा। हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय तिवारी जी, हम आपके पास आएंगे। अजय तिवारी जी, आने वाले विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 2029 आने वाला है। इंडिया गठबंधन का भविष्य अगर देखा जाए तो कहीं पर गठबंधन होता है, कहीं नहीं होता है। जो पार्टियां इसमें शामिल हैं वो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। स्टेट में कई बार ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में साफ तौर पर कांग्रेस को बिल्कुल ये कह सकते हैं घास ही नहीं डाली। अब उत्तर प्रदेश में सपा जो है वो प्रमुख विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन का बड़ा जो वो कह सकते हैं बड़ा हिस्सा है। तो समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि पीडीए वहां पर रहेगा,
कांग्रेस भी पीडीए में है और अन्य कई गठबंधन हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से सफलता मिली इंडिया गठबंधन को, और खासकर राहुल और अखिलेश के कॉम्बिनेशन से और उनके मिलने से, अब वही अखिलेश यादव को लगता है, ये कॉन्फिडेंस है या ये हकीकत है या समीकरण ऐसे आगे भी बनेंगे जो 2027 में ये जो जोड़ी है वो हिट साबित होगी, या ऐसा होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, फैंसों को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करते हुए बताना चाहता हूं कि अभी जो ये 2027 में चुनाव होने वाला है, 2000 चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण 2 स्टेट के चुनाव, एक वो स्टेट जो प्रधानमंत्री जहां से आते हैं गुजरात जी, एक वो स्टेट जो प्रधानमंत्री बनाता है उत्तर प्रदेश। लेकिन इन दो में जो चुनाव की रणनीति अभी चल रही है वो है बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव, झारखंड का चुनाव। बिहार का चुनाव 2025 में है, बंगाल और झारखंड का चुनाव 2026 में है। समीकरण हमें वहां से भी देखना होगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है मनोज जी, गठबंधन की परीक्षा वही हो जाएगी। समझने के लिए 2025 के चुनाव के बाद ही निर्णय होगा, तो 2026 के चुनाव के निर्णय के बाद होगा कि 27 में कौन कितना विजयी हो रहा है। आपने देखा होगा ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, इस इंडिया गठबंधन को बनाने वाले सबसे पहले बाहर हुए नीतीश कुमार जी, और आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, शायद आम आदमी पार्टी को अपना सामंजस्य बनाने में गलती हुई होगी, इसीलिए हरियाणा और दिल्ली में इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। हरियाणा गठबंधन में इन्होंने गठबंधन नहीं किया और दोनों की हार हुई। ऐसी स्थिति में गुजरात का चुनाव प्रवासियों से भरा हुआ है, प्रवासी बखलाए हुए हैं। वहां गुजरात में लगभग 2.5 से 3 करोड़ प्रवासी आज गुजरात में नाराजगी में है कि हमारे को पीटा क्यों जा रहा है, हमें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ एक ऐसी जगह जहां उत्तराखंड के लोग, बहुत से लोग रहते हैं, जहां से रीता बहुगुणा जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जो बिहार के लोग हैं वो भी आज असंतुष्ट हैं वहां से। तो बहुत से चुनाव का जो नतीजा है वह आपको बिहार, बंगाल, झारखंड के चुनाव के बाद पता लगेगा। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जो है वो बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चयी है कि हमें अपना डंडा ये बजाते रहना है, अपना बुलडोजर चलाते रहना है और वहां पर हमें कोई भी माफिया पैदा नहीं होने देना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के इसी कार्यकाल में अयोध्या में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हमने साहब वहां पर चुनाव जीत लिया है, लेकिन सोचना होगा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी संख्या में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कई बार डाउन रेट पे गए। ये सारे समीकरण को सोचते हुए 400 पार के नारा कह करके 240 को प्राप्त करना, यह भी बहुत समीकरण करता है मनोज जी। आप 2027 को अगर आंकना है, मेरा दावा है कि 2025-26 के चुनाव यानी कि बिहार, बंगाल, झारखंड के चुनाव के बाद 2027 का चुनाव क्लियर होगा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको 2025 के चुनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यहीं से 2027 के समीकरण का रास्ता निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ हैदर अली जी भी सपा से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उनसे भी समझेंगे कि आखिर इस गठबंधन के मायने क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें वजूद की लड़ाई
और कठिन चढ़ाई। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे उनका विश्लेषण जानेंगे। उससे पहले हैदर अली जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका ओपिनियन जान लेते हैं। हैदर अली जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो 2027 की पिच तैयार करने में जुट गए हैं। लगातार उनकी बयानबाजी से और उनकी जो तैयारी से वो लग रहा है कि वो अभी लगभग 1.5-2 साल हैं, लेकिन अभी से वो पूरी तरीके से तैयारी में लग गए हैं। और इसी को देखते हुए वो गठबंधन की बात करते हैं। 2027 जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से रहेगा। तो मेरा सवाल है कि गठबंधन जो है अभी, हालांकि लंबा समय है, तमाम उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल सकते हैं, इस गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सफलता मिली इस गठबंधन को, उससे प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी इसी रास्ते पे आगे जाना चाह रही है। अभी तमाम पेचीदगियां हैं। बिहार में भी अभी महागठबंधन को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ेगा। उससे पहले बिहार, अभी अजय तिवारी जी ने ठीक ही कहा, हम उसको मिस कर रहे थे, लेकिन 2025 तय करेगा कि आगे गठबंधन की सूरत क्या है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में गठबंधन रहेगा। दूसरी चीज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जातिवाद फैला रहे हैं, वो पीडीए की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन एक ठाकुरवाद की बात करते हैं और लगातार, तो उससे ये देखा जा रहा है वो साफ तौर पर कि वो कहीं ना कहीं पीडीए को मजबूत करने के लिए अभी से उनकी बयानबाजी से साफ देखा जा रहा है। अभी जो ताजे बयान में उन्होंने कहा कि पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगा, तो क्या भाजपा के सबका साथ सबका विकास पर पीडीए भारी पड़ेगा? और गठबंधन पर जो अखिलेश यादव ने कहा, इस गठबंधन का भविष्य 2027 तक ऐसे ही मजबूती से बना रहेगा, क्योंकि कुछ राज्यों में गठबंधन होता है, कुछ में नहीं होता है, अपने अपने निजी लाभ देखे जाते हैं जब चुनाव नजदीक आता है, उससे पहले दावे किए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट मेरा मत है हाँ, कि माननीय राष्ट्रीय, मेरी आवाज अब तक आ रही है ना? जी जी बिल्कुल जी, गठबंधन का निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही होगा और इस पर तो सवाल का जवाब वही दे सकते हैं जी। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश और देश की इस वक्त जो स्थिति है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा है, जो उत्तर प्रदेश में आपसी नफरत फैला दी गई है, मोहब्बत को समाप्त कर जो लोग इस मोहब्बत को बहुत ज्यादा शिद्दत से कमी महसूस कर रहे हैं और परेशान महसूस कर रहे हैं, नफरत की राजनीति को सर पे चढ़ा दिया गया है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। और सबसे बड़ी बात, जो आप पीडीए का शब्द जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा और आपने भी उसको यहाँ पे संबोधित किया, जिन दलित लोगों को घोड़ों से चढ़ने से रोक दिया गया है और घोड़ों से उतारा जा रहा है, यही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और वो अगड़ा जो इस सरकार से प्रताड़ित है, उनको अगर आप घोड़े से चढ़ने से उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि 2027 के सिंहासन से उत्तर प्रदेश की जनता आपको उतारने के लिए तैयार हो चुकी है। आप घोड़ों पे नहीं चढ़ने देंगे, हम आपको उस सिंहासन पे उतार देंगे जिस सिंहासन पर आप हम लोगों को झूठे वादों में, झूठे जुमलों में उलझाकर उस सिंहासन तक पहुंचे थे। अब उस सिंहासन की अंतिम तिथि मान के चलिएगा 2027, क्योंकि जनता झूठे जुमलों को बहुत देर तक नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं एक शेर के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, आग न लगाए मजहब के नाम पर, हमारे खून की धारा हिंदुस्तान बहता है। और ये 2027 का चुनाव इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय करेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति को अपना सब कुछ मान लिया है, उनको ये सबक सिखाएगी गंगा जमुना तहजीब, इस हिंदुस्तान की आबोहवा, इस हिंदुस्तान की जमीन से जो मोहब्बत की खुशबू निकलती है, वो सिखाएगी कि इसकी नफरतों में आप कितना भी आप नफरतें फैला दें, कितना भी मोहब्बत के पेड़ की जड़ों में मठा डाल दें, लेकिन ये ऐसी मोहब्बत का पेड़ है, ये लहराता रहेगा और ऐसी फलीभूत होता रहेगा और दुनिया में, विश्व में हमारा झंडा लहराएगा। ये वही देश बनेगा, विश्व गुरु इसे मोहब्बत से बनाया जा सकता है, किसी को मिटाकर या झुकाकर नहीं। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए हैदर अली जी, उसके बाद हम महेंद्र सिंह जी के पास जाते हैं। हैदर अली जी, भाजपा के हवाले से ये मेरा सवाल है। भाजपा कहती है कि महाकुंभ का जिस तरीके से आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया और 60-65 करोड़ जो देशवासी वहां पर स्नान करने सनातनी वहां गए, कोई जाति बिरादरी धर्म का भेद वहां देखने को नहीं मिला, इससे अखिलेश यादव घबरा गए हैं, इस वजह से वो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है, या जिस प्रकार से जाति विशेष या जाति बिरादरी की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा कह रही नहीं, वो महाकुंभ से के समीकरण, महाकुंभ में जिस तरीके से
सनातन की ताकत से वो डर गए हैं, इसलिए उनका पीडीए कहीं हवा में ना उड़ जाए, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए। मनोज मानस भाई, मैं बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब देना चाहूंगा। यही बात मैंने अभी कही कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की मालिक नहीं है, सनातन की जनक नहीं है। बिल्कुल, सनातन कई हजार साल से इस हिंदुस्तान में है और सनातनी लोग अपनी जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो सदा गर्व से और फख्र से करते रहे हैं जी। धार्मिक क्रियाकलापों में उनके जो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, वो उसमें बढ़ चढ़कर उनकी सहायता करते रहे हैं। अभी आपने कुंभ में देखा था, जब बुरी स्थिति हो गई थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मुसलमानों ने ही अपनी मस्जिदें, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। तो ये कहना कि कुंभ से घबरा गए, कुंभ कोई भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। भारत की एक पहचान है, सनातन की एक पहचान है। 65 करोड़ नहीं, हम तो चाहते हैं वहां पे 100 करोड़ लोग पहुंचे और अधिक लोग पहुंचे वहां, लेकिन व्यवस्था भी उतनी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुला तो लें 65 करोड़ को और व्यवस्था आपके 2 करोड़ की भी ना हो। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मेरा उन सवालों को उठाना गैर मुनासिब रहेगा। नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी दल किसी भी धर्म का जनक नहीं है। ठीक है, ठीक है। महेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं। महेंद्र सिंह जी, आपने सबको सुना और सबसे आखिरी में आने का आपके पास मकसद हमारा यही था कि जो आप विश्लेषण करेंगे वो सभी राजनीतिक पार्टियों को समझेंगे और विश्लेषण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अजय तिवारी जी ने निश्चित रूप से शानदार विश्लेषण किया है, लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण से समझना चाहता हूं कि 2027 का चुनाव अभी दूर है। अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, ठाकुरवाद की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि वो सनातन की ताकत से डर गए हैं, इसलिए वो पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं और वो जहर घोल रहे हैं जाति बिरादरी की बात करके। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने गठबंधन की बात की। उन्होंने कहा कि पीडीए, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आगे भी रहेगा, 2027 के चुनाव में रहेगा और पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। सबका साथ सबका विकास उनका नहीं चलेगा, उनका और पीडीए सपा का चलेगा, इंडिया गठबंधन चलेगा और उनका पीडीए चलेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, दरअसल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी, पीडीए एक सफल फार्मूला साबित हुआ था उसमें, और उसके बाद अब आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के 2027 में जब चुनाव होंगे, तो सबसे बड़ा जो स्टेक है वो अखिलेश यादव के लिए ही है कि वो उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है या फिर वो 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने की भूमिका निभानी होगी। राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं है जी। या दूसरी पार्टियों के लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि उनको सत्ता बचानी है जी। और समाजवादी पार्टी को है कि अगर सत्ता में वापसी कर सकते हैं तो एक बड़ा अच्छा मौका होगा। अब रही बात कि क्या वो कांग्रेस को अभी भी डिक्टेट करने की स्थिति में है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में वो कर रहे थे, जैसा कि उपचुनाव में वो कर रहे थे जी। कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस की एक नहीं सुनी, अपने आधार पर ही उन्होंने डिक्टेट करके उनको 17 सीटें दी और तमाम चीजें, वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो एक तरफा चीजें कर रहे थे, फैसले ले रहे थे। तो क्या वो बड़े भाई की भूमिका में और बल्कि डिक्टेट करने की भूमिका में अभी हैं? मेरा मानना है अब नहीं है। कांग्रेस लगातार प्रोग्रेस कर रही है अपने जो रणनीतिक तौर पर या यूं कहें कि जो संगठन के तौर पर वो लगातार फेरबदल कर रही है और तमाम चीजें कर रही है और उसके पास समय भी है, मौका भी है। बिहार चुनाव के लिए वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरीके से बिहार से खबरें आ रही हैं उसमें इस बार कांग्रेस का प्रभाव वहां पर बढ़ेगा और आरजेडी के साथ उसके जो संबंध हैं उसमें बार्गेनिंग पावर कांग्रेस के पास थोड़ी ज्यादा आएगी। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर, अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर दिक्कत यह है कि अब वो जो लोकसभा चुनाव में जो बर्ताव था उनका, उसको थोड़ा सा वो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को ये लगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके एक बहुत अच्छे वातावरण में चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो प्रयास मेरा मानना है ये है कि वो कांग्रेस को अभी से बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब इस बार उस तरीके से समझौता नहीं होगा, इस बार हम आपको बहुत इज्जत के साथ समझौते के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और इसीलिए अभी से भूमिका बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। वरना तो 2027 फरवरी मार्च में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, उसके पहले कई स्टेट्स में चुनाव है, उसके पहले आसाम में चुनाव है, उसके पहले तमिलनाडु में चुनाव है जी। बहुत सारे चुनाव हैं। तो इसलिए भूमिका बना रहे हैं अखिलेश यादव। उनको मालूम है कि कांग्रेस के बिना
वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे जी। एक ये बहुत बड़ी वजह है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास एक वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो एक तरफा कांग्रेस के पास है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के पास भी यादव और मुसलमान वोट बैंक है, वो चाह रहे हैं कि ये वोट जो है वो बटे ना, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार थोड़ा सा तेवर में नरमी है उनकी। हालांकि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, निश्चित तौर पर पार्टी उनकी बड़ी है। लोकसभा का जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, 80 में 43 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आई हैं, तो निश्चित तौर पर उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि देखिए सम्मानजनक स्थिति इस बार रहेगी समझौते में, ऐसा नहीं रहेगा कि एक तरफा फैसला वो करेंगे। जी ठीक है महेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम चंद्रिका प्रसाद जी के पास जाएं, उससे पहले एक बार फिर से अजय तिवारी जी के पास जाएंगे। अजय तिवारी जी, अगर बिहार चुनाव की बात आपने कही, एक दिलचस्प बात जो सामने बिहार से निकलकर सामने आ रही है, बिहार में जो आरजेडी है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है और वो चाह रही है कि कांग्रेस और जो भी उसके सहयोगी दल हैं वो तेजस्वी यादव को, लालू यादव दो तीन बार जाहिर भी कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वहां पर नहीं कर रही है। अभी वहां एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, उसका चीफ इनको बनाया गया है। पीडीए की अगुवाई तो करेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अभी यह तय नहीं है, ये चुनाव के बाद तय होगा, ये तय नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है। क्या जिस तरीके से वहां पर समीकरण चल रहा है, वहां एक और दिलचस्प बात चल रही जो यूपी में भी लागू होती है, वहां एमवाई समीकरण जो है, मुस्लिम यादव समीकरण में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल सेंध न लगाएं, राहुल सिर्फ सवर्ण की राजनीति के इर्द गिर्द रहें, दलित की बात ना करें और एमवाई की बात ना करें। यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी एमवाई की बात करें, वो सवर्णों का वोट और जो बाकी वोट है उसकी तो बात करें। तो बिहार चुनाव जो है वो काफी हद तक आगे रास्ता बनाएंगे और अभी वहां पर सीटों को लेकर भी तमाम माथापच्ची हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। इसको कैसे देखते हैं आप? मनोज जी, आपका जवाब देने से पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार अपने भाई को, महेंद्र जी को, एक बहुत अचंभे की चीज बताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा है जी। लेकिन इस बीच में उन्होंने मायावती का जिक्र नहीं किया। मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर रोल रखती हैं। बिल्कुल, ये आप इसको कतई दूर मत मानिए। मायावती का जो अपना वोट बैंक है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी, वो आज की डेट में चर्चा में है कि भारतीय लड़ती तो खुद है लेकिन का वोट काटने के लिए लड़ती हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना, वह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कौन बनेगा जी। अब आपका जवाब देता हूं। आपने देखा होगा बिहार के अंदर एक वह व्यक्ति प्रशांत किशोर जो जन स्वराज लेकर के जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 में हिट कराया और भी पार्टियों के साथ फौरन से आकर के डिजिटल सिस्टम बनाया, आज वो नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच में जो दखल दे रहे हैं, इससे यह तय होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा जी। और यही नुकसान निश्चित तौर से मनोज जी, ये नुकसान ही अगर मायावती का फैक्टर उत्तर प्रदेश, बिहार का फैक्टर जन स्वराज, जन स्वराज कोई बहुत अच्छा जीतने वाली नहीं है, लेकिन वोट काटना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। जैसे पिछले बार बिहार के चुनाव में ओवैसी जी ने 4 सीट ले ली और जीत गए, तो जो मुस्लिम बटा, तो अगर ओवैसी को कहीं से लाया जाए और ला करके मुसलमान के वोट को लिया जाए तो कांग्रेस निश्चित तौर से कमजोर होगी। और ऐसी स्थिति में जो चर्चा है वह चर्चा कहीं कमजोर मत मानिए इसे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी या योगी जी की एक चर्चा जो सनातनी की चर्चा है, या निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बहुमत के धड़े में जाने की कोशिश करेगी। और इसी काट को काटने के लिए आज तेजस्वी जी, स्वराज
और नीतीश कुमार जैसे लोग लगे हुए हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ताज अभी दूर है। ठीक है, ताज अभी दूर है। ठीक है सर, ठीक है सर। सचिन चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हम आपके पास आते हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, जिस तरीके से दो लड़कों की जोड़ी जो बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, वैसे बिहार में भी दो लड़कों की जोड़ी है, और वहां पर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है गठबंधन। हालांकि बातें जो है पॉजिटिव ही निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी ये तय नहीं है, भविष्य क्या तय करेगा अभी लंबा समय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनौती आप इंडिया गठबंधन से मानते हैं? अगर इंडिया गठबंधन प्रॉपर तरीके से अगर होता है और सब कुछ ठीक रहता है, वैसे तमाम लड़ाई है वहां पर, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में दो लड़कों की जोड़ी, हालांकि जोड़ी दोनों जगह अलग है, भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे? यदि मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि चुनाव बिहार में पहले है जी, तो वहां नीतीश का और भाजपा का गठबंधन, जेडीयू बीजेपी गठबंधन लगातार कई बार चुनाव जीत चुका है, और लालू प्रसाद जी का जो समीकरण रहा है वही तेजस्वी जी समीकरण की बात कर रहे हैं जी, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार जो रामविलास जी की पार्टी है, तो वो पिछली बार अलग होकर लड़े थे, लेकिन चाचा साथ में है, लेकिन मांझी चाचा जी है, लेकिन चाचा चले गए इंडिया गठबंधन में। चाचा, हाँ चाचा नहीं, आपके चाचा जरूर चले गए होंगे, चाचा नुकसान नहीं लेकिन पहुंचाएंगे। जो जनमत है जी, उस समाज का, जी जो हाँ कुछ तो निश्चित है फर्क पड़ता है जी, लेकिन जो जनमत है उनके समाज का, तो वो निश्चित रूप से उनके बेटे के साथ ही है, और वो भाजपा के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ है, और वो खुद ही घोषित करेंगे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इस बार जो वहां पर एनडीए लड़ेगा, तो पिछली बार से ज्यादा अच्छे समीकरण, जो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, वो सब ज्यादा अच्छे हैं। और नीतीश जी का स्वास्थ्य को लेकर लोग चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन नीतीश जी बिहार में उनका भी एक अपना समीकरण है, जो उनके लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। और अभी जन स्वराज पार्टी की चर्चा हो रही थी, सबका अपना अपना है, सब कुछ करेंगे जो बन पाएगा। नीतीश जी का मैं डर, आपको विश्वास दिलाता हूँ चंद्रिका जी, नीतीश जी को लेकर तो आपके अंदर भी डर बना रहता है कि पता नहीं कब पलटी मार जाए। हालांकि वो अभी तक तो आप ही के साथ हैं। नहीं, वो एक दो बार हुआ है जी, लेकिन आपने सुना होगा वो अनेक बार कह चुके कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। एक दो बार हमसे ऐसा हुआ, आप सुनते रहते हैं, लगातार बोलते हैं जी। तो निश्चित रूप से नीतीश जी साथ ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। और एनडीए वहां निश्चित रूप से बिहार में जैसे पहले भी अनेक बार जीत चुके हैं, दोनों मिल करके फिर जीतेंगे, पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और दूसरा, जहां तक यूपी की बात है, यूपी का मैंने पहले भी कहा कि ये गठबंधन सब यहाँ प्रयोग कर चुके हैं, और वो जैसा कि हमारे भी कई मित्र जो विश्लेषक थे वो कह रहे थे, वो मकसद यही रहता है कि एक ऐसा मत है जो भाजपा को नहीं मिलता, वो कहीं बट न जाए, वो इकट्ठा रहे। इनके सारे गठबंधन का जो तात्पर्य और अर्थ होता है यही होता है कि वो वोट न बटे, इकट्ठा हो जाए, हमको ज्यादा सहूलियत होगी, उतनी बात के लिए इनका गठबंधन होता है, अन्यथा गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अतहर जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रिका जी कर लीजिए। ठीक है, चंद्रिका जी अतहर जी से जवाब लेते हैं। अतहर नईम जी, कांग्रेस जो है, ये कहा जाता है कांग्रेस पुरानी पार्टी है, और तमाम जो खासकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है इतनी पुरानी पार्टी और इतना सब कुछ, और दूसरी छोटी पार्टियों की, रीजनल पार्टियों के पीछे भागने को मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय में कांग्रेस, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार की बात करें, कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कमबैक किया है कांग्रेस ने, उससे अब कांग्रेस जो है बार्गेनिंग की स्थिति में आ गई है। लेकिन फिर भी कई राज्यों में जो है वो रीजनल पार्टियां जो प्रमुख रूप से होती हैं, वो कांग्रेस को साथ में तो रखना चाहती हैं, कांग्रेस को साथ में रखना चाहती है, लेकिन वो सम्मान, वो सीट शेयरिंग कांग्रेस को देना नहीं चाहती। मजबूरी है कांग्रेस का सभी स्टेटों में, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहते हैं हमारे वोट बैंक में सेंधमारी ना हो और राहुल जी साथ में भी रहें, यही बिहार में भी। नईम जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। अतहर नईम जी पाएगी। जी अतहर नईम जी, आपका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है।
आपको हेलो, जी 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 नहीं कि कांग्रेस पीडीए में शामिल है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाया, और जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो कितनी बौखलाहट इनको थी, भाजपा को या विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को, कि हर जगह से इंडिया नाम हटाने के लिए बिल्कुल अभियान चला दिया, देश का जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद। ये ठीक है, ये तो विपक्ष, ये तो विरोधी करेंगे ही। आप एकजुट नहीं रह पाए, नीतीश जी भाग गए, ममता जी भाग गई, आप खुद एकजुट नहीं रह पाए। थे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं, जिसे जाना था जी, क्या भय से या लोभ से, उसको जनता देख रही है। इंडिया गठबंधन में हम हैं, हम पीडीए में नहीं है। एक तो ये मैं सुधार के लिए निवेदन कर रहा हूं। नहीं, पीडीए में आप नहीं है, बेशक पीडीए में आप नहीं है, पीडीए तो सपा का अपना समीकरण है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में उन तमाम मित्रों का उसी ढंग से स्वागत करते हैं जिस पवित्र इच्छा से पहले बनाई गई थी। भले चले गए नीतीश कुमार जी, हो सकता है नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से फिनिश कुमार जी हो जाए जी। अतः नईम जी, एक और सवाल मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं पीडीए में नहीं हूं, और अखिलेश यादव भी यही चाह रहे हैं कि आप पीडीए में ना रहें। आप पीडीए में ना रहें, एमवाई में ना रहें, बस उनके साथ रहें, बस अखिलेश जी भी यही चाहते हैं। किसी ऐसे बॉक्स में अपने को नहीं रखना चाहते। हम राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं, हारना और जीतना 1952 से सबसे ऐतिहासिक सीटें हमको मिली हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, 416 सीटें जी। लेकिन हम कभी ना उस घमंड में रहते हैं, ना हमारी सीटें कम हो गई, ना उसमें हम कोई मायूस होते हैं। हम राजनीति में सेवा करते हैं, जनता के पास जाते हैं और समान विचारधारा के लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव। दिल्ली में केजरीवाल ने आपको भाव ही नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दिया। बताइए, आप तो कह ही रहे थे कि पीडीए मजबूत करना चाहिए। वो हमारे भाव देने की आवश्यकता नहीं थी, जनता ने क्या भाव दिया, क्या भाव रहा। हाँ, मतलब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमको भाव नहीं दिया तो जनता ने उनको भाव नहीं दिया, ठीक है। जनता जिसको बेभाव कर दे जी, वो बड़ी बात है, हमें भाव दे कोई ना दे। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। हैदर अली जी आपके पास आते हैं। हैदर अली जी, ये सच नहीं है क्या कि आप कांग्रेस को साथ में तो रखना चाहते हैं? 10 सेकंड दे दें। जी जी। उस बात से दिल्ली चुनाव के परिणाम से प्रेरित होकर तमाम दलों ने ये देख लिया कि कांग्रेस का महत्व क्या है। ठीक है, हम इंडिया, ठीक है हैदर अली जी, कांग्रेस के महत्व को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि मजबूरी आप कांग्रेस से दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को दूर भी रखना चाह रहे हैं। आप ये चाह तो रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ में रहे, लेकिन हैदर अली जी, आप कांग्रेस से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। जहां जरूरत होती है वहां मिल जाते हैं, और जहां दूरी दिखानी होती है वहां दूरी भी दिखाते हैं। क्या सच नहीं है हैदर अली जी? लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है जी। ठीक है, कांग्रेस पवित्र मन से सबको गले लगाती है। ठीक है, ये हैदर अली जी जवाब दे दीजिए। अतहर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस पवित्र मन से सबको एक्सेप्ट करती है, आप नहीं करते हैं, और पीडीए की बात भी करते हैं। देखिए, अतहर नईम साहब बहुत बुजुर्ग हैं जी, मैं इनकी बात का जवाब किसी कटु शब्द में नहीं दूंगा, लेकिन इनकी भाषा से एक घमंड सा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद है कि मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जब गठबंधन होता है तो उसमें मिठास के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें, और सार्वजनिक रूप से तो कम से कम करना ही चाहिए। जी, आपका अंदाजा कुछ गलत है। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास आते हैं। हाँ। मेरा सीधा सा मानना यह है कि 2027 के महाभारत के गुट बढ़ गए हैं। एक तरफ कौरवों की वो सेना है जो देश को, पुनः मैं अपने शब्दों को रिपीट करूंगा, जो देश को भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, दलितों को उत्पीड़न, गरीबों को उत्पीड़न, अगड़ों का शोषण की तरफ ले जा रही है। और एक तरफ वो 5 पांडव हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल जी, माननीय ममता जी, माननीय केजरीवाल, माननीय तेजस्वी यादव जी। ये 5 पांडव इस बार महाभारत में अभिमन्यु की हत्या नहीं होने देंगे। उसकी नफरत की और ऐसे भ्रष्टाचार और झूठे जुमलों की हत्या कर नया महाभारत, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, जो हिंदुस्तान पूरे विश्व की राजनीति पर अपना परचम लहराएगा। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु भी बता दीजिए, अभिमन्यु भी बता दीजिए हैदर अली जी। अभिमन्यु, जैसे कि अभी माननीय जनाब अख्तर नईम साहब कह रहे हैं, तो अभिमन्यु तो मैं यही कहूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस साजिश कर रहे हैं जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी को
ये इनके किसी तरीके से आपस में कमजोरी प्रदर्शित कर बनाना चाहते हैं, तो इस बार अभिमन्यु की जीत होगी, क्योंकि अभिमन्यु ही अर्जुन है और अर्जुन ही अभिमन्यु। ठीक है। आप प्रवक्ता हमारे साथ है मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए। मोहम्मद तकी जी, वो केजरीवाल कांग्रेस कभी घमंड की बात नहीं करती, विनम्र होकर बात करते हैं, लेकिन विनम्रता को ये ना समझा जाए मजबूरी कि हम झुक रहे हैं। विनम्रता को गांधी दर्शन समझा जाए, गांधी जैसा साहस समझा जाए। नहीं, अब इस स्थिति में है नईम साहब, आप इस स्थिति में है, बिहार में तेजस्वी भी समझ रहे हैं, आप अभी इस स्थिति में हैं, जो आप के तेवर हैं वो उस स्थिति में है। एक जैसी स्थिति रखते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता की स्थिति को समझते हैं। जी ठीक है मोहम्मद तकी जी, वो केजरीवाल जो ये कहते थे कि दिल्ली में इस जन्म में उनको कोई हराने वाला नहीं है, हार गए, अब मेयर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये निराशाजनक है। जब आप शून्य पे थे तब आपने चुनाव लड़ा, आपने जीत हासिल की, और इंडिया गठबंधन को एक तो आप जरूरत जहां होती है वहां आप साथ हो जाते हैं, जरूरत नहीं होती है, अवसरवादी कहीं ना कहीं आरोप आपके नेता पर भी लगे हैं। अब दिल्ली में 117 के आसपास आपके पास सीटें हैं, आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, लोकतंत्र आप मानते हैं ना, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी आप शामिल हैं, गठबंधन को क्या मैसेज मिलेगा और आपको तवज्जो आगे गठबंधन में कैसे मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि बीजेपी जीती नहीं है, उसको जिताया गया है चुनाव आयोग के साथ मिलके जी, और ये सब जगह बार बार हुआ है। ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, बहुत सी पार्टियां ये बात कह रही है। दूसरी बात है, हम इसलिए मेरा चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में आ जाए। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि कम से कम अब फिर निशाना साधने को मिलेगा कि ये कहने को भाजपा बहाना नहीं बना पाएगी कि यहां हमारी सरकार नहीं थी, इसीलिए आप चाहते हैं बीजेपी कोई बहाना ना बना पाए कि दिल्ली की जनता कोई काम क्यों नहीं हो रहा है जी। तो हम चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाए और दिल्ली की जनता का जनार्दन काम हो जाए, और काम जो है अरविंद केजरीवाल से अच्छा करके दिखाएंगे लोग। ठीक है। अब महेंद्र सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। कुल मिलाकर पूरा सभी को आपने एक बार फिर से सुना, आप गठबंधन की अगर बात करें, यूपी और बिहार और सभी जगह अवसरवादी भी कहीं कहीं ये गठबंधन नजर आता है। कुछ स्टेटों में जब पार्टी अपने आप को मजबूत पाती है वहां कांग्रेस को किनारे कर देती है, जैसे केजरीवाल ने कर दिया, हरियाणा में सपा को कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन गठबंधन मजबूत है, ये भी नेता बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये अवसरवादी जो चीजें हैं ये गठबंधन को मजबूत रख पाएंगे? मनोज जी, हैदर साहब ने जो बात कही कि महाभारत का युद्ध, वो एक शख्स को भूल गए, कृष्ण को। कृष्ण के बिना महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था, तो अभी मिसिंग जो पर्सन है वो कृष्ण है इनके बीच में। और पांडव कौन है, कौरव कौन है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कृष्ण जो है वो मिसिंग है। तो अब उनके बिना कैसे युद्ध जीतेंगे ये पता नहीं। रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि तमाम इशूज हैं एक दूसरे के, कि कोई किसी मुद्दे को एड्रेस करता, कोई किसी मुद्दे को खिलाफत करता है, कोई अपनी पॉलिटिक्स को तवज्जो देता है, कोई नेशनल पॉलिटिक्स को तवज्जो देता है। तो ये गठबंधन वाकई बहुत अंतर्द्वंद है, बावजूद इसके सब एक साथ दिखने की कोशिश तो कम से कम करते ही हैं। आने वाले समय में बिहार में इसका टेस्ट हो जाएगा किस तरीके से ये कारगर रहता है या नहीं रहता है, और उसके आधार पर आने वाले और जो दूसरे जगहों के चुनाव होंगे वहां पर भी पता चलेगा। क्योंकि अब निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास अब होने के लिए ऐसी स्थिति नहीं है स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स के चुनाव है, कि क्या खोएंगे वो जी। तो किसी को उनसे लाभ ही मिल सकता है, कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट लाभ मिलेगा, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स है, उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। इसीलिए बिहार में तेजस्वी यादव को अब किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने साथ रखना चाहिए, उनकी शर्तों पे रखना चाहिए, जिससे कि उनको जो वोट है, वोट बैंक है, वो डिवाइड ना हो। ऐसे ही अखिलेश को भी कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध और अच्छे एक समझौता एक अच्छा करना चाहिए, जिसमें कि दोनों पार्टियों का सम्मान रहे, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा।
निश्चित रूप से अब आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शानदार चर्चा हुई और निश्चित रूप से अब ये देखने वाला ये भविष्य के गर्त में है कि आगे होने वाला क्या है, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल आप सभी सम्मानित जनों का, सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। तो चर्चा यही है कि आखिर जिस तरीके से आगे की राह जो है वो कठिन जरूर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधती हैं, समीकरण बनाती हैं और उसी समीकरण के आधार पर आगे चुनाव होंगे और चुनाव उसी आधार पर नतीजे भी आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता उस समीकरण, किस समीकरण के साथ जाती है या किस ओर अपना रुख करती है, क्योंकि तमाम राज्यों के भी जब चुनाव हुए तो निर्णायक भूमिका जनता ही साबित हुई है। कोई कितना भी कहता रहा हो कि हमको नहीं हरा पाएंगे, वो हमको नहीं हरा पाएंगे, तो ये भविष्य के गर्त में। फिलहाल मंथन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।